नमस्कार। एसजीकेजी स्टडीज़ और एसजीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। न्यायालयीय मामले में 15 अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली का पहला पार्ट हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देख लीजिए। ये दूसरा पार्ट है। हम कुछ शब्दों का जो न्यायालय में शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो बहुत कन्फ्यूजिव होते हैं, जो बिल्कुल हमारे समझ से परे लगते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जो पहला है वो विचारण न्यायालय। हिंदी भी कम डिफिकल्ट नहीं है। विचारण न्यायालय का अर्थ क्या होता है? स्रोतहीन सामग्री को चुनौती दी जा सकती है और हटाया जा सकता है। एक ट्रायल कोर्ट या प्रथम दृष्टया न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र वाला एक न्यायालय। विचारणीय न्यायालय क्या हुआ? जिस कोर्ट में हमारा केस फाइल है, जिस कोर्ट में हमारा केस अंडर ट्रायल है, उसको विचारण न्यायालय कहते हैं। सामान्य क्षेत्राधिकार का एक ट्रायल कोर्ट किसी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए अधिकृत होता है, जो विशेष रूप से किसी अन्य अदालत के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। मतलब कोर्ट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, क्षेत्राधिकार होता है। सरकार ने क्या किया है? एक जिले के लिए कुछ कोर्ट बना दिए हैं। उस जिला में, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी क्राइम होंगे उसी कोर्ट में जाएंगे, दूसरे तीसरे कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो उसका क्षेत्राधिकार हो गया ना। और उसमें कोर्ट 1 को कोर्ट ए बी सी डी, चाहे कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, कोर्ट 4 सब हो सकता है, कोर्ट नंबर हो सकता है। तो कोर्ट, उस जिस कोर्ट में आपका केस दिया गया है उसी कोर्ट को बोलते हैं विचारण न्यायालय। ट्रायल कोर्ट को विचारण न्यायालय कहते हैं। यहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील दिया हुआ है, कोर्ट ऑफ अपील ही मान लेते हैं। अनसोर्स्ड कंटेंट कैन बी चैलेंज्ड एंड रिमूव्ड। अ ट्रायल कोर्ट और कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज ए कोर्ट with the original jurisdiction in which trial takes place. A trial court of a general jurisdiction is authorized to hear any type of civil or criminal case not specifically committed to another court. विचारण न्यायालय मतलब ट्रायल कोर्ट की ही यहाँ पर बात हो रही है। समन किसे कहते हैं? समन तो इशू होता है। समन तो जाना पहचाना शब्द लग रहा है। तो समन किसे कहते हैं? तो जब कोई न्यायालयीय कार्यवाही किसी पीड़ित पार्टी द्वारा किसी प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की जाती है, जो पार्टी पिटीशन फाइल करेगी उसको पीड़ित पार्टी कहेंगे, और जिसके विरुद्ध फाइल करेगी उसको प्रतिवादी कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। तो बोलचाल की भाषा में इसे समन भेजना कहा जाता है। कोर्ट, मान लीजिए कि कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अगेंस्ट में कोई पिटीशन, कोई केस फाइल किया। तो कोर्ट को क्या करना है? मिस्टर ए तो आ चुके हैं कोर्ट में, इन्होंने फाइल किया है पिटीशन। मिस्टर बी कैसे आएंगे? बुलाना पड़ेगा। कैसे बुलाएंगे? लेटर भेज के बुलाएंगे। तो जो कोर्ट लेटर भेज करके बुलाती है कि आपके अगेंस्ट में ये केस फाइल हुआ है, आप अपना पक्ष बताने के लिए कोर्ट में इस डेट में, इस समय पे, इस डेट में, इस कोर्ट में उपस्थित हों। ये जो लेटर जाता है कोर्ट के तरफ से दूसरी पार्टी को, इसी को समन कहते हैं, इसी को नोटिस कहते हैं। समन एक कानूनी नोटिस है जिसको ओबे करना है आपको, ऐसा नहीं कि फाड़ के फेंक दिए। समन एक प्रकार का कानूनी नोटिस है जो सिविल और आपराधिक कार्रवाई के मामले जारी किए जाते हैं। समन जो है पार्टी को भी जाते हैं और समन जो है वो विटनेस को भी जाते हैं। कई बार पार्टी अपना विटनेस लेकर के आ जाती है। अगर विटनेस नहीं आ रहा है तो कोर्ट उनको समन इशू करेगी, लेटर इशू करेगी। आपको इस केस में साक्ष्य बनाया गया है, गवाह बनाया गया है, विटनेस बनाया गया है, आप अपना पक्ष इस कोर्ट में सो डेट में आकर के बताएं। तो जो समन है वो पार्टी को भी भेजा जा सकता है, समन जो है वो विटनेस को भी भेजा जा सकता है। समन क्या है? कोर्ट का एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है।
समन में अदालत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी करती है। समन एक सिविल अधिकारी द्वारा प्रतिवादी को रजिस्टर्ड डाक की सहायता से भेजा जाता है, जिसमें प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। इस हस्ताक्षर के आधार पर ही समन भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कहने का मतलब कि कोर्ट ने लेटर बनाया, उसको कोर्ट के जो अफसर हैं उन्होंने उसको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा, रजिस्टर्ड पोस्ट को रिसीव किया गया और रिसीविंग का प्रूफ आ गया आपके पास। तो अब ये कंफर्म हो गया कि समन आपका इशू हो चुका है। जो कोर्ट ने लेटर भेजा था वो लेटर उनके पास पहुंच चुका है। अब उनको आना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो कोर्ट की बात नहीं सुन रहे हैं। तो कोर्ट इस मामले में थोड़ी लचीला रवैया अपनाती है। दूसरा समन भी भेजती है, तीसरा समन भी भेजती है, और इसके बाद भी आप नहीं आएंगे तो कोर्ट के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक लेटर वो पुलिस अफसर को लिखेगी और बोलेगी इनको पकड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए, और उस लेटर को वारंट बोलते हैं, अरेस्ट वारंट बोलते हैं। सो पहले जो कोर्ट है वो समन इशू करती है, और जैसे समन मिलता है डेट समय के अनुसार ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस कोर्ट में उपस्थित हों। अगर नहीं उपस्थित होंगे तो 2-3 समन शायद और इशू करे कोर्ट, शायद ना भी इशू करे। उसके बाद से वो वारंट इशू करेगी, तो वारंट आपके नाम नहीं आएगा, वारंट जो है पुलिस अफसर के नाम आएगा, और वो पुलिस अफसर को आदेश दिया जाता है कि ये महाराज को बुलाया गया था, ये उपस्थित नहीं हुए, थोड़ा इनको पकड़ के लेके आइए और इस कोर्ट के सामने इनको उपस्थित कीजिए। सो वारंट जो होता है वो एक हार्ड हो जाता है, एक तकलीफ देने वाली बात हो जाती है। इसलिए समन की भाषा ही समझ लिया कीजिए, किसी को तकलीफ नहीं होगी। लीजिए ये दूसरा जो है, इसके बाद वाला जो है वारंट है। तो वारंट एक कानूनी आदेश होता है जिसे जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को पकड़ने, उसके घर को जब्त करने, उसके घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल जाते हैं। यदि पुलिस अदालत से अनुमति लिए बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी लेती है या उनकी संपत्ति जब्त कर लेती है तो इस प्रकार के काम को उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट के पास होता है। किसी को पकड़ना हो, कहीं पे सर्च करना हो, कोई सामान जब्त करना हो, तो इसमें कोर्ट जो है पुलिस अफसर को एक लेटर भेजती है। उसमें सब सारे डिटेल होते हैं, ये महाराज हैं, इनके फादर का नाम ये है, ये इस विलेज के रहने वाले हैं, इनका ये एड्रेस है, और इस महाराज को थोड़ा पकड़ करके हमारे सामने उपस्थित किया जाए। तो वो जो लेटर, जो कोर्ट का जो लेटर होता है पुलिस अफसर के नाम, उस लेटर को वारंट कहते हैं, अरेस्ट वारंट कहते हैं। सर्च वारंट भी हो सकता है, अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, सीजर वारंट भी हो सकता है। उसका एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये धड़ल्ले से यूज होता है इसलिए उसका एक फॉर्मेट होता है, रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, और उसमें सिर्फ एड्रेसी वगैरह का नाम और पुलिस अफसर का नाम लिखना होता है। बाकी सब चीज़ें तो उसमें होती है। पकड़ के लाइए, हम उनको देखते हैं क्या समस्या है। पहला इशू जो होता है, पहले जो होता है समन होता है। समन जो होता है सॉफ्ट फॉर्म है। वारंट जो है एक प्रकार का कोर्सिन है, हार्डशिप है। एक वारंट लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है। इसके ऊपर जारी करने वाले के मुहर, नाम, पद का नाम दिया होता है, साथ साथ जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है, जिस अपराध के लिए जारी किया जाता है, सबका नाम दिया गया होता है। समन और वारंट में क्या अंतर होता है? अच्छा है, जान लेते हैं। समन एक कानूनी आदेश है जिसे न्यायिक अधिकारी द्वारा अभियुक्त के लिए जारी किया जाता है, जबकि वारंट कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है। समन जो है पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी है, जिस पार्टी को बुलाना है उस पार्टी को लिखा जाता है समन, और वारंट पुलिस अफसर को लिखा जाता है। समन में व्यक्ति को कोर्ट में स्वयं हाजिर होना पड़ता है, और वारंट में व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाती है और उनको कोर्ट में हाजिर करती है। समन में
प्रतिवादी या अभियुक्त को संबोधित किया जाता है। तो समन किसको एड्रेस किया जाता है? पार्टी को, अभियुक्त को, प्रतिवादी को। जबकि वारंट जो है पुलिस अफसर को। जिस पुलिस अफसर के कभी कभी थाने के नाम होगा, कभी पुलिस अफसर के होगा, कभी पुलिस इंचार्ज के नाम से होगा, तो वो जाकर के ये काम करेंगे। समन का उद्देश्य अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति के कानूनी दायित्वों के बारे में व्यक्ति को सूचित करना होता है, जबकि वारंट का मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट में लाना होता है जिसने समन को अनदेखा कर दिया है और कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। सो समन पहले इशू होगा, उनको बताया जाएगा कि महाराज आप आ जाइए, उपस्थित हो जाइए कोर्ट में और अपनी बातें जो है वो कह दीजिए, ताकि ये जो भी वाद प्रतिवाद है इसको सॉल्व किया जा सके। तो अगर आपने समन का सम्मान किया और पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसके बाद क्या करना है। और अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको तो पहुंचना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आप नहीं पहुंचेंगे कोर्ट डिसाइड नहीं होगी। एक पक्षी कोर्ट कुछ सुना नहीं सकता फैसला, उसको दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप नहीं जाते हैं तो वारंट इशू होगा। अगर आपने समन का सम्मान नहीं किया, ऑनर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, तो वारंट इशू होता है और वारंट में पुलिस पकड़ करके कोर्ट के सामने ले जाती है। समन के पालन करने की जिम्मेदारी पार्टी की होती है, जबकि वारंट के पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि समन और वारंट में क्या अंतर है, क्या फर्क है। इसके बाद से डिक्री। डिक्री का अर्थ एक न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। जहां तक न्यायालय द्वारा इसे अभिव्यक्त करने का संबंध है, सूट में, विवाद में, सभी या किसी भी मामले में संबंध में पार्टियों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। या तो ये प्रारंभिक भी हो सकता है या अंतिम भी हो सकता है। सो जब कोई केस, कोई लिटिगेशन कोर्ट में पहुंचती है तो कोर्ट को कुछ ट्रायल वगैरह करने के बाद से किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ता है, किसी निर्णय पे पहुंचना पड़ता है, किसी डिसीजन पे पहुंचना पड़ता है। तो जब कोर्ट किसी कंक्लूजन पर पहुंचती है उसको डिक्री कहते हैं। डिक्री एक रिकॉर्ड है जिसमें सबसे पहले मेंशन होगा कि कौन कौन पार्टी है, इस पार्टी में एलिगेशन क्या है, इन दोनों पार्टियों ने क्या क्या कहा है, कोर्ट ने क्या क्या कोग्निजेंस लिया है, कोर्ट ने किस किस बातों पर विशेष ध्यान दिया है, कोर्ट को क्या क्या बातें सही लग रही हैं और कोर्ट किस नतीजे पर पहुंची है, और जिस को नतीजे पर कोर्ट पहुंची है उसका बेस क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है, आर्गुमेंट क्या है, उसको डिक्री कहते हैं। ये सब डिक्री में मेंशन होता है। सो डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन अवार्ड विच सो फार एज इट इज कंसर्न टू बी एक्सप्रेस्ड बाय कोर्ट conclusively sets out the right of the parties in respect of all or any of the matters in dispute in the suit. Is and can be either initial or final. जब हम इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं तो लोअर कोर्ट भी अपना जजमेंट सुना सकती है, डिक्रीज दे सकती है, और उसके बाद से अगर कोई अपील में जाता है तो अपीलीय कोर्ट भी दे सकती है। तो इसीलिए जो लोअर कोर्ट का होगा वो इनिशियल हो सकता है और उसके बाद से जो अपीलीय कोर्ट का होगा वो फाइनल हो सकता है। इसके बाद से सजायाफ्ता उर्दू शब्द है। कानून में एक सजा वह फैसला है जो आमतौर पर तब होता है जब कानून की अदालत प्रतिवादी को अपराध का दोषी पाती है। सजा के विपरीत एक वरी होना। एक प्रतिवादी को दोषी ठहराए जाने के बाद से अदालत सजा के रूप में उचित सजा का निर्धारण करती है। सो जब किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन होगा, FIR होगा, तो कोर्ट में ट्रायल होगी। ट्रायल होने के बाद से कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि या तो वो दोषी है नहीं तो निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो उसको बरी कर दिया जाता है और अगर दोषी है तो उसे सजा दी जाती है, और जब उसे सजा दे दी जाती है तो उसको बोलते हैं सजायाफ्ता। कहने का मतलब कि इनका अपराध साबित हो गया है और इनको पनिश किया जाता है। तो जिनको पनिश किया जाता है उनको सजायाफ्ता कहते हैं। इसको कन्विक्शन कहते हैं। हाँ, या तो एक्विटल होगा और नहीं तो कन्विक्शन होगा।
So in law, a conviction is the verdict that usually occurs when a court of law finds a defendant guilty of a crime. The opposite of the conviction is the acquittal, not found guilty. After a defendant is convicted, the court determines the sentence as appropriate. So क्या होता है, सबसे पहले ट्रायल के बाद से कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है दोषी है। पहले तो कोर्ट को नतीजे पर पहुंचना है कि ये दोषी है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो एक्विट करो, और अगर दोषी है तब इसको क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, इस पर अलग से बहस होता है, इस पर अलग से आर्गुमेंट होता है। पहले तो दोषी करार दे दिए गए, और दोषी करार दे दिए गए तो इस दोषी को क्या सजा होनी चाहिए, उस पर फिर से आर्गुमेंट होता है, और तब जो कोर्ट है वो उनको सजा सुनाती है, और वैसे कंडीशन में उनको कन्विक्शन कहते हैं, सजा याफ्ता कहते हैं। इसके बाद विशेष अनुमति, स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, एसएलपी कहते हैं। एसएलपी को जो लॉयर लोग हैं, लॉयर्स का पैराडाइज कहा जाता है। एसएलपी को लॉयर्स का पैराडाइज कहा जाता है, मतलब लिटिगेशन और भी खींच सकते हैं अभी। सो विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक प्रमुख स्थान रखती है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में अवशिष्ट शक्ति के रूप में प्रदान की गई है, जिसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है और शामिल है या घोर अन्याय किया गया हो। सो जब कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ हो किसी के साथ, तो वो आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका आर्टिकल 136 में एसएलपी का प्रोविजन है, स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन है, और उसमें अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और नहीं तो ग्रेव इनजस्टिस किया गया है, तो वैसे में एसएलपी फाइल की जाती है, और कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट उस एसएलपी को सुन सकती है। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयीय शब्दावली की चर्चा की। हमें पूरा विश्वास है आपके ज्ञानवर्धन में ये काम आया होगा। अगर क्या काम आया है तो इसे हमारे चैनल को, SGKG स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा जो दूसरा चैनल है SGKG 2.22, इनको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। SGKG स्टडीज पर लगभग 219 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, और SGKG 2.22 पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इस पर जा करके अपना ज्ञान वर्धन करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जानकारी के साथ, एक नए धमाका के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।